Hello everyone. In our previous video, we have discussed binding energy curve, and mass defect. Now in this video, we will start the nuclear stability and the introduction to the radioactivity. Now जो some न्यूक्लियस हैं वो क्या हैं, अनस्टेबल हैं. देन वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं हम वो डिस्कस करेंगे. हम यहाँ पे सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अब ये वाली लाइन हमने कब ड्रॉ की है, जब n इक्वल्स टू z, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के. और ये किन केसेस में होता है, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं हीलियम का. हीलियम 2 4, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 2 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 4 - 2 2. तो मतलब प्रोटॉन्स भी कितने हैं 2 एंड न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं 2. नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन C12. इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 12 - 6 6. ऐसी और एग्जांपल ले लें अगर नाइट्रोजन का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 7 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 14 - 7 इज 7. ऐसी कैल्शियम का लेते हैं अगर, कैल्शियम में 40 20, प्रोटॉन्स कितने हैं 20 एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं 40 - 20 20. तो मतलब जो लाइटर न्यूक्लियाइज हैं वो क्या है, बहुत स्टेबल है न्यूक्लियाई, जिसमें क्या है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं. हमारे पास टोटल 2500 डिफरेंट न्यूक्लियाइज हैं, जिसमें ओनली 280 न्यूक्लियाइज ही स्टेबल न्यूक्लियाई हैं. बाकी जो ऑल अदर न्यूक्लियाई हैं वो क्या हैं, अनस्टेबल हैं. वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एमिशन करते हैं. अब जो ये 20 से लेस देन न्यूक्लियाई हैं वो क्या है, स्टेबल हैं. जो किस लाइन पे लाई करेंगे, n इक्वल्स टू z पे, जिनमें क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल है. जो इससे हायर नंबर आएगा, हायर एटॉमिक नंबर आएंगे, वो क्या है, वो भी स्टेबल हैं बट इस लाइन से थोड़ी सी दूर लाई करते हैं, ऊपर लाई करते हैं. अब इस लाइन में क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और यहाँ पे क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो मतलब न्यूट्रॉन्स क्या हो गए, इंक्रीज, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी इनकी इंक्रीज. अगर सपोज प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो ये वाली लाइन इधर शिफ्ट हो जाएगी. अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया, प्रोटॉन ज़्यादा, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. इसीलिए जो नंबर ऑफ अगर न्यूट्रॉन्स है अगर वो इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियर जो स्टेबिलिटी है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. हमने एक फैक्टर तो पहले ही डिस्कस कर लिया था, जो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर देन मोर स्टेबल इज द न्यूक्लियस, मोर स्टेबल इज न्यूक्लियस. नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो. जैसे ही हमने ग्राफ में देखा जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी. जो लाइटर न्यूक्लियाइज हैं वो क्या हैं, स्टेबल हैं. हैवी न्यूक्लियाइज इतने स्टेबल नहीं होते. जो लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है वो Z इक्वल्स टू 83 पे आता है, लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई. इसके बाद जो हायर नंबर हैं वो क्या हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं. नाउ नेक्स्ट फैक्टर जो है वो क्या है, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अब देखा गया है जिन एटम्स में, जिन न्यूक्लियाई में इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू ऑड नंबर्स. जैसे नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई 165 हैं अगर प्रोटॉन्स भी इवन नंबर है और न्यूट्रॉन्स भी अगर इवन नंबर है, तो उसके न्यूक्लियाई 165 हैं जो स्टेबल हैं. अगर प्रोटॉन इवन है एंड न्यूट्रॉन्स ओड हैं, देन ऐसे न्यूक्लियाई ओनली 57 हैं जो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं. अगर हम प्रोटॉन ओड ले लें एंड न्यूट्रॉन्स इवन ले लें, ऐसे न्यूक्लियाई 53 हैं जो स्टेबल हैं. अगर ये दोनों ओड हो जाते हैं, प्रोटॉन्स भी ओड एंड न्यूट्रॉन्स भी ओड, तो नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाइज ओनली 6 न्यूक्लियाइज ही स्टेबल हैं. तो इस
टेबल से क्या पता चल रहा है कि जितने इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स किसी न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेडियो एक्टिविटी. अब जो न्यूक्लियस क्या है वो क्या है, अनस्टेबल है, तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, एमिशन. वो जो एमिशन होता है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप एमिशन होता है. उसमें वो तीन एमिशन होते हैं, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा. या तो अल्फा का एमिशन होगा या फिर बीटा का एमिशन होगा, और साथ में गामा तो क्या है, वेव्स होती हैं, इनका एमिशन साथ में होता है. नाउ नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ हैवी एलिमेंट डिसइंटीग्रेट इटसेल्फ. इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या है, कोई हैवी न्यूक्लियाई क्या होता है, अपने आप डिसइंटीग्रेट होता है, एमिट होता है, एमिशन होता है उसके अंदर अल्फा का या फिर बीटा का, अपने आप को स्टेबल करने के लिए विदाउट किसी एक्सटर्नल एजेंसी के. ना हम फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज की प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं. ये आई कहाँ से, वो डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले रेडियोएक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी, हेनरी बेक्वेरेल ने इन 1896 में सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी. अब ये जो 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस हैं इसको कैसे देखा गया, इसमें क्या था, एक लेड कैविटी ली, एक लेड कैविटी ली, इसके अंदर होल किया और होल में यहाँ पे क्या रखा, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. यहाँ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को रखा और यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड. पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, यहाँ पे क्या अप्लाई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे हमने क्या रखा, रेडियम का सैंपल, कोई भी रेडियोएक्टिव सैंपल, रेडियम सोर्स, और ये क्या है हमारा लेड ब्लॉक. अब इसमें क्या देखा गया, कुछ जो पार्टिकल्स थे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए एंड सम पार्टिकल्स पॉजिटिव की तरफ. अब जो ये नेगेटिव की तरफ गए हैं, मतलब इस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो पॉजिटिव प्लेट के पास गए हैं इस पे कितना चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. और कुछ जो थे वो स्ट्रेट चले गए, मतलब जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था. तो ये वाले पार्टिकल्स, इनको बोला गया अल्फा पार्टिकल्स जो पॉजिटिव थे, एंड जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे इनको क्या बोला गया, बीटा पार्टिकल्स. एंड जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट था वो कौन से पार्टिकल्स हुए, गामा पार्टिकल्स. अब हम इन तीनों पार्टिकल्स की 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स क्या है, अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस. अल्फा पार्टिकल क्या है, जस्ट वो हीलियम का न्यूक्लियस है. हीलियम क्या है, He2 4. जो हीलियम का न्यूक्लियस है वही क्या है, अल्फा पार्टिकल्स. चार्ज कितना होता है, जितना हीलियम के न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है वही चार्ज किस पे होता है, अल्फा पार्टिकल पे. या फिर हम क्या कह सकते हैं, अल्फा पार्टिकल कैरी डबल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन. सपोज प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, +E, तो उसका डबल कर दो, 2E हो गया, जो क्या है चार्ज ऑफ प्रोटॉन. और ये क्या है 1.6 × 10⁻⁻19, ये आपको पता है. नेक्स्ट इज द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज रफली 4 times दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, दैट इज इट्स इक्वल टू द मास ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस. जो अल्फा पार्टिकल का मास है वो किसके इक्वल होता है, हीलियम के न्यूक्लियस के इक्वल होता है. या फिर ये कह सकते हैं हम कि 4 times ऑफ हाइड्रोजन एटम. जो वेलोसिटी है अल्फा पार्टिकल्स की वो किस किस के बीच में लाई करती है, 1.4 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड टू 2.1 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड. जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उसका मास क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज है, जिस वजह से जो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर है वो क्या है, बहुत स्मॉल है. बिकॉज ऑफ द लार्ज मास पेनिट्रेटिंग पावर इज स्मॉल. नेक्स्ट है अल्फा पार्टिकल आर स्केटर्ड वाइल पासिंग थ्रू देयर मेटल फॉइल्स. अगर अल्फा पार्टिकल्स को किसी मेटल फॉइल से पास करते हैं तो वो क्या करती हैं, स्केटर करती हैं. नाउ नेक्स्ट इज अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जैसे हमने अभी एक्सपेरिमेंट से देखा था. नेक्स्ट इज द अल्फा पार्टिकल ऑन बीइंग स्टॉप प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट.
अल्फा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स क्या करती हैं, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं. नाउ दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स. नाउ वी विल मूव टू बीटा पार्टिकल्स. नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बीटा पार्टिकल इज बीटा पार्टिकल कैरीज नेगेटिव चार्ज. बीटा पार्टिकल्स क्या कैरी करती है, नेगेटिव चार्ज. अल्फा पार्टिकल्स के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज. और इसका चार्ज किसके इक्वल होता है, जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम विद नेगेटिव साइन. वही उतना ही सेम चार्ज किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, बीटा पार्टिकल्स के ऊपर. मास ऑफ द बीटा पार्टिकल इज सेम एज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. जितना इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मास होता है उतना ही बीटा पार्टिकल्स के ऊपर मास होता है. इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg. तो इतना ही मास किसका होता है, बीटा पार्टिकल का. नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ द बीटा पार्टिकल रेंजेस फ्रॉम 33% टू 99% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट. जो इसका मतलब क्या है, जो बीटा पार्टिकल्स की वेलोसिटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं बीटा पार्टिकल्स के केस में. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अब बीटा पार्टिकल्स का साइज क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल. साइज स्मॉल होगा तो पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी, लार्ज. सो बिकॉज ऑफ द स्मॉल मास पेनिट्रेटिंग पावर इज वेरी लार्ज. जो बीटा पार्टिकल्स हैं ये भी किससे अफेक्ट होते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट से. एंड दे ऑल्सो डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो अभी हमने देखा था एक्सपेरिमेंट से. नेक्स्ट क्या है, बीटा पार्टिकल आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पास. जिस भी गैस से उन्हें पास किया जाता है वो गैस को क्या कर देती हैं, आयनाइज कर देती हैं. नाउ नेक्स्ट आर दी गामा रेज. गामा रेज का जो रेस्ट मास होता है वो क्या है, 0. गामा रेज ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो गामा रेज क्या करती हैं, इसी स्पीड से ट्रैवल करती हैं. गामा रे हैव लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर. इनका मास क्या होता है, वेरी लेस. तो जिस वजह से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या हो जाती है, बहुत हाई. इवन कि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बीटा रेज से भी बहुत हाई होती है, जिस वजह से इसके बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस में भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है. जो गामा रेज हैं इसकी आयनाइजिंग पावर क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है. गामा रेज अफेक्ट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट मोर देन बीटा पार्टिकल्स. जो गामा रेज हैं वो बीटा पार्टिकल से भी ज़्यादा फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं. नेक्स्ट इज, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. जो ये गामा रेज हैं ये ना तो इलेक्ट्रिक एंड ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती हैं. जैसे कि हमने अभी एक्सपेरिमेंट से देखा था कि जो गामा रेज थी वो क्या हो गई थी, स्ट्रेट पास हो गई थी. नाउ नेक्स्ट इज, गामा रेज कैन नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल ऑन विच दे मे फॉल. जिस भी मेटल सरफेस पे गामा रेज फॉल करती हैं, सपोज ये कोई मेटल सरफेस है, इस पे कोई भी अगर गामा रे फॉल करती है तो यहाँ से क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेडियोएक्टिव एंड द अल्फा, बीटा एंड गामा रेज. Now in the next video we will discuss the alpha, beta and gamma decays. Thank you.